नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम पिछले कुछ वीडियो में एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में आइए हम बात करते हैं फूड एलर्जी की। दोस्तों, भोजन जिससे हम सब लोग जिंदा हैं, जो सब हमें ऊर्जा देता है, कभी कभी कोई भोजन के सब्सटेंसेस हमें तकलीफ दे देते हैं एलर्जी के रूप में। तो एलर्जी, भोजन की एलर्जी किस तरह से होती है, आइए हम इस वीडियो में विस्तार से जानें। उसका क्या इलाज करें, ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी भी एलर्जी की तरह फूड एलर्जी के कारण भी एनवायरमेंटल फैक्टर और होस्ट फैक्टर होते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है दोस्तों? सामान्यतया कोई प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, उसके एलर्जी करने की संभावना अधिक है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना, प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, लेकिन ठीक है, अगर एलर्जी है तो उसका इलाज होना चाहिए। प्रोटीन खाना नहीं बंद करेंगे, प्रोटीन तो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो प्रोटीन की चीजें मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। तो प्रोटीन में सबसे अधिक जो प्रोटीन अपन सब जानते हैं कि दूध में होता है, अंडा में होता है, दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, सोया या कोई भी पल्स हैं, उन पल्सेस के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कोई भी भोजन जो हम करते हैं, कोई फल हो, सब्जी हो, सैलेड हो, कच्चा पक्का कुछ भी एलर्जी कर सकता है। ये बड़ा मुश्किल है कि ये चीज़ एलर्जी करेगी या ये चीज़ नहीं करेगी, क्योंकि एलर्जी का काम ही ऐसा है कि वो सामान्यतया किसी को तकलीफ नहीं देती है। जो सेंसिटिव लोग हैं उनको वो तकलीफ देती है। तो एलर्जी के ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम जानते हैं होस्ट यानी कि पेशेंट। दोस्तों, अगर होस्ट सेंसिटिव है तो ही एलर्जी होने वाली है। फूड के सब्सटेंसेस अदरवाइज तकलीफ नहीं दे सकते। तो होस्ट कैसा होगा? सामान्यतया एलर्जी उन्हीं परिवारों में ज़्यादा मिलती है जिनके पेरेंट्स या बहन भाई किसी को एलर्जी ऑलरेडी रही हो, यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर। दूसरा, किसी भी कारण से पेशेंट की टॉलरेंस पुअर हो गई है, बीमारी की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से, ओवर ड्रगिंग की वजह से, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, तो पेशेंट एलर्जिक हो जाता है। दोस्तों, जो फूड एलर्जी है ये युवाओं में या फिर एजेड लोगों में भी मिलती है, और बच्चे भी इसके प्रभावित होते हैं। तो सभी एज में हो गई फिर तो। और दूसरा, फूड एलर्जी के मामले में एक चीज़ बड़ी खास है, वो ये है कि जो हमारा एक हैबिटेट होता है, यानी कि जहाँ हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, और जो फूड हम तब खा रहे हैं उसको चेंज करने पर, जगह बदल जाने पर फूड एलर्जी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ क्या, कि राजस्थान में सदियों से, बरसों से बाजरा, ज्वार और ये चीज़ें ज़्यादा प्रयोग में ली जाती थी भोजन के रूप में। अब ये गेहूं का जैसे प्रयोग हुआ है, तो इस एरिया में गेहूं की एलर्जी के पेशेंट यानी कि ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट्स ज़्यादा हैं। सिंपल हैं वो लोग, अगर अपना बेसिक जो फूड है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका सीधा सीधा बचाव हो जाएगा। जगह जब बदलते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ गया था तो मेरे को वहाँ का पानी सूट नहीं हुआ। दोस्तों, मैं समझता हूँ वो पानी नहीं है, वो आपका भोजन है जो आपको सूट नहीं हुआ। तो ये भोजन के टाइप को बदलना, ये एलर्जी का एक फैक्टर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, भोजन की एलर्जी यानी कि फूड की एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है अर्टिकेरिया, जो कि हम स्किन में थोड़ा सा डिस्कस करके आए हैं, लेकिन यहाँ हम उसको विस्तार से जानेंगे। अर्टिकेरिया को सामान्य बोलचाल भाषा में दफ्फड़ कहते हैं, जो स्किन पे चकते बनते हैं। हिव्स कहते हैं, रैशेज, अर्टिकेरिया, हिव्स, ये सभी वही स्किन एलर्जी के रूप में आते हैं फूड की एलर्जी की वजह से। तो अर्टिकेरिया जो फूड एलर्जी की वजह से होगा वो वाइडर एरिया यानी कि शरीर के काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। उसमें ऑफ कोर्स खुजली होती है, रेडनेस होती है, गर्म भी हो जाएगा, ये सब लक्षण तो होंगे जब खुजली आ रही है तो। दूसरा, अगर हम कोई चीज़ खा ही रहे हैं, एलर्जी हो रही है, तो मुंह के अंदर एलर्जी हो जाएगी। आपने देखा होगा, कोई चीज़ खाई एकदम से सारा मुंह रेड हो जाता है अंदर से। तो इचिंग, मुंह के अंदर खुजली, लिप्स में खुजली, जीभ पे खुजली, गले में खुजली,
और उसके अलावा लिप्स का सूज जाना, जीभ का सूज जाना, आई लिड और फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है, निगलने में दिक्कत होने लगती है अगर हमने कोई एलर्जी वाला फूड खा लिया है तब। ऑफ कोर्स इसके साथ में जुकाम जैसे लक्षण, आवाज़ बैठने के लक्षण, सांस में मुश्किल आ रही है, ऐसे लक्षण भी डेवलप हो जाते हैं। और वही फूड अगर खूब आगे तक चला ही गया तो उससे वोमिटिंग हो सकती है, उबकाई हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, दस्त भी हो सकती है, और अगर कोई बहुत तेज एलर्जी वाला फूड हमसे खाया गया तो बेहोशी भी आ सकती है। दोस्तों, फूड एलर्जी को सामान्य पेट खराब होना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? दोस्तों, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ में बुखार होता है, उसको केवल उसी दिन तकलीफ हुई है, हमेशा वो फूड खाने से तकलीफ नहीं होती है, इस तरह से वो पहचान में आ जाती है। उल्टी जरूर मिलती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। जो लैक्टोज इनटॉलरेंस है, यानी कि दूध का इंटॉलरेंस और एलर्जी दोनों डिफरेंट है। इंटॉलरेंस में वो पचना मुश्किल होता है, एलर्जी में वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देता है, इन्फ्लामेशंस भी साथ में होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस डिफरेंट है। एक और बीमारी है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज यानी कि वीट से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी भी कहते हैं। ये एलर्जी नहीं है सच में, ये कुछ ऑटो इम्यून और एलर्जी का कॉम्बिनेशन या कुछ अलग लक्षण है। वहाँ पे केवल ग्लूटीन जिन चीज़ों में है उनको खाने से अपच होता है, इनडाइजेशन है, इंटॉलरेंस है, इसको एलर्जी कहना ठीक नहीं है। एक और तकलीफ होती है जिसको IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण एलर्जी नहीं है। वहाँ पे अगर पर्सन स्ट्रेस में है, चिंतित है, कुछ उसका लाइफस्टाइल यानी कि साइकोस्टाइल कुछ अलग तरह का है, उन लोगों को बाउल मूवमेंट ज़्यादा रहती है, या तो कब्ज रहेगी या फिर उनको दस्त रहते हैं, तो वो कुछ अलग है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री को जान के अच्छे से इन चीज़ों में डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी है तो केवल फूड एलर्जी ही है, तो ध्यान से सोचने की समझने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर हम फूड एलर्जी की बात करें, उसका प्रमुख लक्षण स्किन पे रैशेज या दफड़ अर्थात अर्टिकेरिया के रूप में होता है लार्जर एरिया में। इसका इलाज क्या हो? जैसे सभी तरह की एलर्जी के इलाज में क्या देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है अवॉइडेंस, यानी कि उन चीज़ों से बचाव करना जो आपको एलर्जी करती है। 2-3 बार कोई भी चीज़ को खा के देखने पर आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि मुझे ये चीज़ एलर्जी करती है, या फिर एलर्जी टेस्ट करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको एलर्जी करती है, जो फूड आपको एलर्जी करता है, उससे आप बचाव करो, खास करके प्रोटीन की चीज़ों को जो कि कारण बनते हैं। दूसरा, अगर कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल आपको एलर्जी करती है तो उससे आप बचाव रखो। कब तक बचाव रखो? जब तक आप होम्योपैथिक इलाज से ठीक नहीं हो जाते हैं। होम्योपैथिक इलाज में परमानेंट आपको परहेज नहीं करना, आप ठीक होने के बाद में वो सब चीज़ें खा सकते हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बचाव के अलावा? वो ये कि आप अपने शरीर को स्ट्रोंग बनाएं, यानी कि होस्ट को अच्छा करें। कैसे करेंगे? वो सामान्यतया अच्छा भोजन करने से, संतुलित भोजन हो, समय पे भोजन हो, फास्ट फूड, बाहर का खाना, कुछ तला भुना ज़्यादा खाना, देरी से बना हुआ खाना, लेट नाइट खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, खाने के दौरान पानी अधिक पीना, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको एलर्जी ज़्यादा होगी, और अगर इनसे बचाव करेंगे तो आपको एलर्जी अच्छी रहेगी। ऐसे भोजन का इस्तेमाल ज़रूर करो जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है, अर्थात फल, सब्जियां, सलाद, ये चीज़ों का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। दोस्तों, बाकी सभी तरह की एलर्जी की तरह इस एलर्जी में भी होस्ट फैक्टर को ठीक करने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस को मैनेज का मतलब ये नहीं कि केवल ये कह दें कि आप चिंता ना करो, आप दुखी ना रहो, आप गुस्सा ना करो, ऐसा नहीं। आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों, जो फूड एलर्जी है उसमें आपके स्वभाव का, आपके गुस्से का, आपके नर्वसनेस का, खास करके एंगर जो है, गुस्सा सबसे ज़्यादा
कारण बड़ा बनता है फूड एलर्जी को बढ़ाने का। दोस्तों, इन चीज़ों को आप मैनेज करें, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपने काम की जगह, सोसाइटी में अपना मानसिक बैलेंस बना के रखें। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बैलेंस्ड रहना है। संतुलित व्यवहार करते रहने से जैसा आपका मन होगा वैसा आपका तन भी होगा। अगर मन अच्छा है तो आपका पाचन अच्छे से होगा। दोस्तों, अगर गुस्सा है, दुखी हो, भोजन थोड़ी देर ठहर के खाओ, अभी नहीं खाना, ठीक है। गुस्से में, जल्दीबाजी में, जलते भूनते हुए भोजन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे मानसिक संतुलन का हमारे पेट के ऊपर, यूं तो सारे शरीर पे प्रभाव है, लेकिन पेट के ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव है। इसलिए अपना मानसिक संतुलन बना के रखें। आपकी एलर्जी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, फूड एलर्जी अर्थात अर्टिकेरिया की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, एलर्जी किसी भी तरह की हो, होम्योपैथिक मेडिसिन वंडरफुल इफेक्टिव है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। उससे पहले जब भी आपको फूड एलर्जी का शक हो जाए, आपको अपने लक्षणों को नोट करना है कि हमें क्या खाने से तकलीफ होती है, किस तरह के रैशेज होते हैं, कहाँ पे रैशेज ज़्यादा होते हैं, कवर्ड पार्ट्स, अनकवर्ड पार्ट्स, आंखों के नीचे, ऐसे जहाँ भी आपको रैशेज होते हैं एग्जैक्ट लोकेशन उसकी आपको नोट करनी है कि कहाँ होती है। दोस्तों, मैं एक टिप बताता हूँ। अगर आपको डॉक्टर कंसल्ट करना हो और आपको रैशेज अब कैसे हैं, अब तो चले जाएंगे, जब आप दिखाने जाएंगे तो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा बने ही रहेंगे। उनको फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच के अपने डॉक्टर को दिखाइए कि मुझे इस तरह के रैशेज होते हैं, क्योंकि रैशेज को देख के होम्योपैथिक मेडिसिन चुनाव करने में बहुत मदद करती है। कब और किन हालातों में आपके अर्टिकेरिया बढ़ जाता है? रात को, दिन में, खाना खाने से, भूखा रहने से, नहाने से, खुली हवा में जा कर के, ये सब आपको नोट करना चाहिए। और दूसरा कि जब आपको अर्टिकेरिया है तो खुजली जो है उसको मैनेज आप कैसे करते हैं? आप खुजलाते हैं, आप अवॉइड करते हैं, आप नहा लेते हैं, आप ओढ़ लेते हैं, आप हीट बॉडी को देते हैं, आपको चलना फिरना पसंद है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी नोट करना है कि आपकी मन की स्थिति जब आपको अर्टिकेरिया है तो क्या रहती है। आप बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको मन करता है कि मैं अकेला ही रहूं, मेरे पास कोई ना आए, आपको मन करता है कि कोई तो मेरे पास रहे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डॉक्टर ये भी नोट करता है कि आप बहुत दुबले पतले हो, आप बहुत ओबीज हो, आपकी स्किन मोटी है, आप डेलिकेट पर्सनैलिटी हो, आप एंग्री पर्सनैलिटी हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी होती है। को एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, जैसे कि आपको मीठा बहुत पसंद है, आपको नमकीन ज़्यादा पसंद है, या जब भी आपको ये एलर्जी होती है तो प्यास बढ़ जाती है, प्यास कम हो जाती है, इन सब को आपको नोट करना है। यही सिम्टम्स दवाई के चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। केवल ये कि फूड एलर्जी है ये दवाई, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, रिजल्ट्स भी नहीं होते हैं। रिजल्ट्स पुअर होने की यही वजह है कि हम समझते हैं ये इलाज उसको फिट था तो मुझे भी फिट होगा, या ये अगर एक पेशेंट को है तो सभी को ठीक करेगा। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। सबका अलग लक्षण, सबका अलग शरीर होता है, उसको देखकर ही होम्योपैथिक दवाई का चुनाव किया जाता है। तो आइए हम अब जानते हैं एक एक करके होम्योपैथिक मेडिसिन जो फूड एलर्जी यानी कि अर्टिकेरिया में इफेक्टिव है। एपिस मेलिफिका। दोस्तों, एपिस मेल 30 पोटेंसी या 200 में यूज़ करते हैं हम लोग। ये फूड एलर्जी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें अर्टिकेरिया के साथ में सूजन आ जाती है, सूजन विद रोजी रेडनेस, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल उसमें सूजन आ जाएगी। चुभने वाला, कांटे चुभने जैसा वाला दर्द होता है, बहुत ज़बरदस्त खुजली आती है और पेशेंट को ठंडक से नहाने से आराम मिलता है। पेशेंट को अर्टिकेरिया के साथ में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, यानी कि पेशाब रुक जाता है या पेशाब कम आता है। पेशेंट को प्यास नहीं लगती और पेशेंट की प्रकृति गर्म होती है, सामान्य से अधिक गर्मी फील करता है। एपिस मेल 30 का पेशेंट। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूड। इसको भी हम लोग 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं।
जो लोगों को एंटीमोनियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है उनका पेट बहुत खराब रहता है, इनडाइजेशन, अपच की शिकायत, खाना खाने के बहुत देर बाद भी भोजन पचा नहीं है, उसी की डकारें आ रही है, ऐसा पेशेंट फील करता है। साथ में जीभ पे वाइट दूध की तरह की गाढ़ी परत जम जाती है, वाइट टंग होती है एंटीमोनियम क्लोराइड की। इसके अलावा पेशेंट इमोशनली बहुत ही सेंसिटिव होता है। पेशेंट यद्यपि खाना पीना का बहुत शौकीन होता है, उसको अचार, उसको खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती है, लेकिन उसको वो एलर्जी भी करती हैं। पेशेंट सामान्यतः मोटा होता है, स्वभाव में बहुत शर्मीला, चिड़चिड़ा होता है और पेशेंट की तरफ देखो, उससे बात करो, उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा होता है। और एंटीमोनियम क्लोराइड के पेशेंट को खुजली, गर्माइश से, हीट से तकलीफ ज़्यादा होती है। एंटीमोनियम क्लोराइड के पेशेंट को सन एक्सपोजर से भी तकलीफ ज़्यादा होती है। इसको हम स्किन की धूप से होने वाली एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। 30 to 100 1 किसी भी पोटेंसी में यूज होती है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट के अर्टिकेरिया में, रैशेज में बहुत जलन होती है, इनको बहुत खुजली होती है। ठंडक से, ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ें खा करके इनको तकलीफ ज़्यादा होती है। आधी रात में खुजली बहुत ज़्यादा आएगी, अर्टिकेरिया आधी रात में सबसे ज़्यादा निकलता है और पेशेंट को हीट से काफ़ी आराम मिलता है। पेशेंट चिल्ली यानी कि ठंड अधिक फील करने वाली प्रकृति का होता है, सफाई पसंद होता है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीता है। ये है आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट। डलका मारा एक मेडिसिन है जिसको हम सामान्यतः 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। रेनी सीजन में, डैम्प मौसम में, नमी वाले मौसम में कुछ भी खाया पिया, उल्टा पुल्टा खाया, पेशेंट को रैशेज हो गए स्किन पे, तो फिर अर्टिकेरिया होने पर डलका मारा दिया जाएगा 30 पोटेंसी में। रस्टॉक्स को भी हम सामान्यतः 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। रेनी सीजन में ये मेडिसिन भी काम आती है। कुछ भी पेशेंट को एलर्जी करा, भोजन खाया हुआ, उसके बाद में अर्टिकेरिया हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, ज़बरदस्त खुजली, स्किन का लार्जर एरिया में रेड हो जाना, उसमें जलन भी हो जाना। पेशेंट ठंड से परेशान होता है लेकिन उसको जलन भी फील होती है। बेचैनी, रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है पेशेंट को। चलता फिरता रहे, मूव करता रहे, पेशेंट को अच्छा लगता है। मांसपेशियों में भी जकड़न आ जाती है, एलर्जी वाली जगह भी उसको जकड़न और स्टिफनेस फील होती है। पेशेंट को हीट से भी आराम मिलता है, चलने फिरने से भी उसको आराम मिलता है। दूध उसको बहुत पसंद है, ठंडा दूध पीना अच्छा लगता है रस्टॉक्स पेशेंट को। एकोनाइट नेपलस, जब कुछ भी खाके वायलेंट एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, तुरंत खाया अब भी एलर्जी हो गई, मुंह सूज गया, सब कुछ एकदम हीट हो गया, जो ये स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिस्पॉन्सेज की कंडीशंस जब भी होती है, साथ में बहुत प्यास, बहुत गर्मी लगना, इवन कि पेशेंट को लगता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, फियर ऑफ डेथ भी हो जाता है, बहुत बेचैनी और एंग्जाइटी हो, वायलेंट सिम्टम की कंडीशन में एकोनाइट 30 यूज की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका पेट की रामबाण दवाई है। पेट से उपजने वाला कुछ भी रोग नक्सवोमिका की पेरी में आ जाता है। खास करके आजकल जब फास्ट फूड, तले भुने चीज़, मिर्ची मसाले, स्पाइसेस का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों का पेट भी खराब है, लोगों को एलर्जी, अर्टिकेरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो नक्सवोमिका उन लोगों को भी काम की है जो अल्कोहल लेते हैं, नॉन वेज खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं। उन लोगों को जब एलर्जी के रिस्पॉन्सेज होते हैं, खास करके जब उन्हें ये लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, बार बार फ्रेश होने जाने की इच्छा होती है, तो नक्सवोमिका यूज़ करें। नक्सवोमिका से मिलती जुलती एक मेडिसिन है पल्सटीला। इसको भी हम सामान्यतः 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। पल्सटीला में एलर्जी यानी कि अर्टिकेरिया के साथ में सामान्यतः डायरिया रहता है, दस्त लगेंगे। पेशेंट को ऑयली और रिच फूड, खास करके घी जैसी चीज़ें खाने के बाद में जब रैशेज होते हैं, एलर्जी होती है, तब पल्सटीला अधिक काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेन भी आमतौर पे 30 पोटेंसी या मदर टिंचर में यूज की जाती है। इस पेशेंट को अर्टिकेरिया के दौरान यूरिन ज़्यादा पास होता है, पॉलीयूरिया हो जाएगा। सामान्य अर्टिकेरिया के लक्षण रेडनेस, इचिंग, ये सब तो उसको होता ही है, लेकिन अगर अर्टिकेरिया हुआ, यूरिनेशन ज़्यादा हो गया,
तो अर्टिकेरिया यूरिन मेडिसिन दी जाती है। एपिसमेल में यूरिन आउटपुट कम हो गई थी, अर्टिका यूरिन में यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे लक्षणों के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन चेंज हो जाती है। कभी प्यास कम है तो कभी ज़्यादा है, कभी घी खा के एलर्जी है तो कभी फास्ट फूड खाने से एलर्जी है। तो ये मेडिसिन हैं दोस्तों। इनके साथ साथ कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन जैसे सल्फर, थूजा, मेडोराइनम, कार्सिनोसिन, इस तरह की एंटी मियाज्मेटिक और डीप एक्टिंग मेडिसिन भी लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले अर्टिकेरिया के पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो उसकी पोटेंसी, उसकी रेपिटेशन, उसकी कितने दिन तक देना, ये केस टू केस वेरी करता है। आप डॉक्टर की राय लेकर के होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें।